आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखिए, सूर्यास्त के पश्चात आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मान लो जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से भिन्न है, अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा के भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसका मतलब यह है कि आप चंद्रमा को अलग अलग समय और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आकार का देखते हो। जैसे पूर्णिमा पर इसको पूर्ण चंद्र दिखता है, अमावस्या को बिल्कुल भी नहीं दिखता, और अलग अलग स्थितियों में इसकी अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ इसकी दिखती है। जैसे इस टाइप में भी दिखेगा आपको। तो पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण रूप में दिखता है। इसके बाद आप देखिए, ये जो हाईलाइट कर रहा है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो आपको नोट्स बना लेना चाहिए। बाकी वैसे आपको पूरी चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो ये हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। मतलब अगर जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आसमान अगर साफ़ है तो आपको बहुत सारे तारे वारे दिखते हैं और आसमान बिल्कुल क्लियर से आप आसमान को देख सकते हो। उसी तरह दिन के समय तारे और ये छोटे छोटे चमकीले वस्तुएं, पिंड वगैरह इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि सूर्य का तेज प्रकाश होता है, इसलिए दिन में नहीं दिखते ये। इसके बाद सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा व अन्य सभी वस्तुएं, सभी पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड गर्म व बड़े आकार के होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। इनके पास गैसें होती है जिनसे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है, तो उसी से वो चमकते हैं और प्रकाश उनमें उत्पन्न होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तरह का तारा है। तो तारा क्या होता है? तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद की ऊष्मा हो, प्रकाश हो। वो गैसों से बने होते हैं जिनसे वो प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, तो वो तारे कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब जो भी हाईलाइट हो रही है। इसके बाद रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात को जो आसमान में तारे दिखते हैं वे भी सूर्य के समान ही हैं, उतने ही बड़े हैं या उससे भी बड़े हैं, लेकिन बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं और वे अत्यंत छोटे भी दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। बिन रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
रात को आसमान में आपको देखेंगे कि तारे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, तो वो उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे ये देखिए आप आकृति, ये सप्तऋषि मंडल का बना रखा है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 ऋषि या 7 संत, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। चित्र में देखिए अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे तथा उत्तरी दिशा को बताता था, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है तथा यह सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। तो चित्र में देखिए आप इसमें ये देखिए, ये सप्तऋषि मंडल है और इनके जो ये लाइन खींचेंगे इससे तो आपको ध्रुव तारे की ओर दिखाएगी। आपको ये ध्रुव तारा है, उसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। ये बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर होता है और ये उत्तर दिशा की ओर होता है और ये सप्तऋषि मंडल है। इस चित्र में आपको बता रखा है। तो तारों की पुराने ज़माने में तारों की सहायता से दिशा का ज्ञान किया होता था। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन वो उपग्रह है पृथ्वी का। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो ग्रीक भाषा में प्लेनेट शब्द है जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर घूमते हैं ग्रह, तो उनको इसलिए प्लेनेटाई से ये प्लेनेट वर्ड बना है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी के, क्योंकि सूर्य के सौरमंडल में ही पृथ्वी है स्थित। पृथ्वी को दूसरे ग्रह या जैसे हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो वो भी चमकती हुई नजर आएगी। अब देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता देखा जा सकता है। जो शनि बृहस्पति ग्रह है या यूरेनस, उनके चारों ओर ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, वलय बोलते हैं उनको, या फिर रिंग्स भी बोलते हैं, जो असंख्य छोटे छोटे पिंडों के से बनी हुई पट्टी का होती है। उसे रिंग्स बोलते हैं, वलय बोलते हैं, या फिर छल्ले भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्स होते हैं ये सीटेट वगैरह एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम्स वगैरह में, PGT TGT में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। और सीटेट में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपने कई बार देखा होगा। इसके बाद आप देखिए, ये सूर्य है यहाँ पे, और ये फिर आपको दिखेगा यहाँ पे बुध दिखेगा, यहाँ पे शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। तो सबसे पास में बुध है सूर्य के, तो ये ऐसे अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, ये ऐसे इस तरह से
इतनी बड़ी कक्षा है, ये आधा चित्र पूरा इस तरह बनेगा ये। और बुध ये ऐसे इस तरह से होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर मंगल का इस तरह। तो सबसे बड़ी कक्षा आप देखो तो नेपच्यून की बहुत बड़ी कक्षा बनेगी इसे, और बृहस्पति की इस टाइप की ऐसे बनेगी, आगे बन रही है वैसे। तो ये इस तरह कक्षा होती है। तो सूर्य के पास में बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी। अब देखिए आप आगे, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिन में। बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्र से 28 दिन में लगा लेता है। मतलब बुध का एक साल 88 दिन का होता है। जैसे पृथ्वी का 365 दिन का होता है, वैसे बुध का 88 दिन का होता है। और अपने अक्ष पर बुध 59 दिन में घूमता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, वैसे बुध 59 दिन में घूमता है। तो शायद बुध की घूमने की गति है परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमने की परिभ्रमण गति, या फिर अपने अक्ष पर घूमने की गति पृथ्वी से कम होगी, इसलिए इतना टाइम लग रहा है 59 दिन। और ये 28 दिन में तो क्योंकि इसकी कक्षा कहीं ना कहीं छोटी है, गति भी थोड़ी पृथ्वी से तेज हो सकती है, या फिर मेन तो कक्षा इसकी छोटी है, इसलिए ये 28 दिन में परिक्रमण करता है। इसी तरह शुक्र 255 दिन में करता है परिक्रमण सूर्य के। 255 दिन का साल होता है यहाँ इसका, शुक्र का। और अपने अक्ष पर 243 दिन। इसके जैसे पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, ये 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी का 365 दिन ही सूर्य के चारों ओर घूमने का, और अपने अक्ष पर एक दिन घूमती है। पृथ्वी का चंद्रमा एक है, उपग्रह एक है। मतलब मंगल के क्या नाम है परिक्रमण 627 दिन में करता है, एक साल पूरा मंगल का जो है 627 दिन का होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर 627 दिन में करता है। अपने अक्ष पर लगभग पृथ्वी की बराबरी एक दिन में करता है घूर्णन पूरा। चंद्रमा 2 है संख्या। मंगल के भी 2 उपग्रह है। चंद्रमा मतलब उपग्रह से है, एक तो डीमोस है और एक फोबोस है। इसी तरह बृहस्पति को परिक्रमण में 11 साल लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, और अब अपने अक्ष पर 9 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, उस तरह बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे लगते हैं। शनि को परिक्रमण करने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29 साल लगते हैं। अक्ष पर घूमने में 10 घंटे ही लगते हैं। इन दोनों की उपग्रहों की संख्या लगभग बराबर थी 53। इसके बाद यूरेनस, इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 साल में होता है, पृथ्वी के 84 साल में। जब पृथ्वी चारों ओर सूर्य के 84 चक्कर लगाती है तो इसका एक चक्कर पूरा होता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 17 घंटे में कर लेता है ये। इसके चंद्रमा की संख्या या उपग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में करता है। एक चक्कर सूर्य का 164 साल, मतलब पृथ्वी 164 बार चक्कर कर लेगी, और ये एक चक्कर तब कर पाता है। और अपने अक्ष पर 16 घंटे में करता है। पृथ्वी 24 घंटे में करती है और ये 16 घंटे में करता है। इसके चंद्रमा या फिर उपग्रह की संख्या 13 है। अब आप ये देखिए कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये 4 ग्रह है जो है पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक है। और बाह्य ग्रह है जो सूर्य से बहुत दूर है, ये बहुत बड़े आकार के हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं जो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इसके बाद देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, एक सघन क्षुद्र ग्रह खूब सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सूर्य तथा 8 ग्रह तथा उपग्रह मिलकर
सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसका मुखिया सूर्य को माना जाता है। इसके अलावा आप देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, मतलब सूर्य से संबंधित मंडल, सौरमंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए। सोल से फिर जो सोल सूर्य को कहते हैं, उससे सोलर सिस्टम बना है, सोल से बना है सोलर। इसके बाद शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा से में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए, जियो मतलब पृथ्वी और जियोलॉजी मतलब मिलके बनेगा वर्ड, तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा इसका। और जियोमेट्री इसका अर्थ है पृथ्वी का मापन अर्थ। जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के समान। तो पृथ्वी का आकार कैसा? पृथ्वी का आकार जियोड है। जियोड, ये बॉक्स में जो भी चीज़ें दे रखी है सब ये इम्पोर्टेंट है, सीधे फैक्ट है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। उन्होंने आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। परावर्तित प्रकाश मतलब उन पर प्रकाश गिरता है और इस तरह से चमकते हैं वो सूर्य का। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें जो बॉक्स में दिए हुए आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल का प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। हाँ, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, अब देखिए ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का आसान तरीका है। ये कोई एक फॉर्मूला बताया गया है, ट्रिक टाइप का, ग्रहों को सीक्वेंस याद रखने का, क्रम से याद करने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इस एम से हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये एक सीक्वेंस या फिर क्रम याद रखने का ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं इस तरह। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते ही हैं। ये कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, अंडाकार जैसी, और सबसे नज़दीक इसमें सूर्य की परिक्रमा करने में बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह है, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, उसे जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि वो उसके आकार और आकृति लगभग पृथ्वी जैसी ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में
यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यूबी, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी 2006 की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया है। अब वो ग्रह नहीं है, बोने ग्रह में उसको शामिल किया गया है। पहले इससे पहले वो ग्रह माना जाता था वो भी, लेकिन अब उसे बोने ग्रह में शामिल किया है। ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है प्लूटो को। इसके बाद देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मतलब प्रकाश इतनी इस गति से पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसमें इसको लगभग 5 मिनट 505 मिनट नहीं 500 सेकेंड लगभग, एग्जैक्ट तो 480 सेकेंड होगा, लेकिन आप लगभग 500 सेकेंड के आसपास मान सकते हो पृथ्वी पर पहुंचता है प्रकाश सूर्य का। वो कितने टाइम में पहुंचता है? 8 मिनट में या फिर 480 सेकेंड्स हो गए, तो लगभग आप उसको 500 सेकेंड बोल सकते हो। अब देखिए पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। और आकार में ये 5वां ग्रह है सबसे बड़ा, और आकार के मामले में सबसे 5वां है ये, और दूरी के हिसाब से तीसरा है। ध्रुव के पास से ये थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। तो पृथ्वी का आकार के साथ पृथ्वी का आकार है, उसे इंग्लिश में कहते हैं जियोड, और हिंदी में उसको भूआब कहते हैं, या फिर पृथ्वाकार भी कह सकते हैं। मतलब पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी जैसी ही है। पृथ्वी पृथ्वाकार है या फिर भूआब है, इंग्लिश में जियोड। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ की संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है, न ही ठंडी है। यह पानी एवं वायु उपस्थित है यहाँ, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन है, जीवन की कंडीशन पाई जाती है, अनुकूल कंडीशंस यहाँ मिलती है। जैसे यहाँ पानी है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, तो इससे यह अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये नीले रंग की दिखती है, इसे इसलिए नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, लगभग 71% के आसपास पानी है, और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 में को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा उन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखिए अब चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो चंद्रमा है जो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये और ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। और जो चंद्रमा का ये जो व्यास है, व्यास ये होता है यहाँ से लेके इस छोर तक, पृथ्वी का वो 1/4 है, ये इसे व्यास कहते हैं। डायमीटर जिसे तुम कहते हो इंग्लिश में। इसके बाद उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। अब ये उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे मान लो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगा रहा है, ये पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह है जैसे उसका चंद्रमा, तो वो इस तरह से चक्कर लगाएगा, तो ये चंद्रमा हो गया।
तो इस सूर्य के चारों ओर तो पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी के ये चारों ओर चंद्रमा ऐसे लगाएगा चक्कर, तो ये उपग्रह होता है। इसे ये प्राकृतिक उपग्रह होता है चंद्रमा। कुछ आजकल मानव निर्मित भी वैज्ञानिक बनाते हैं उपग्रह, जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं अपनी कक्षा में। उनसे कई उपयोगी काम किए जाते हैं, जैसे उनसे ब्रह्मांड की जानकारी के प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और इसे रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है, रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है और कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख भारतीय उपग्रह इनसैट, एडुसैट, IRS आदि है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। अब देखिए, आप ये रॉकेट का प्रक्षेपण कर रहे हैं और इस तरह ये ऊपर जाके अब उपग्रह अलग हो जाता है और अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है यहाँ उपग्रह, और रॉकेट वापस नीचे पृथ्वी पर आ जाता है, गिर जाता है, मतलब समुद्र वगैरह में गिरा दिया जाता है। इस तरह से करते हैं इसको। और ये उपग्रह जो है सैटेलाइट, वो अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है और जानकारियाँ मौसम संबंधी या फिर संचार के काम आता है। कई उपयोग इससे होते हैं। अब देखिए, चंद्र पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूर्ण करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एवं इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर चारों ओर 27 दिन में लगा पाता है, और इतने टाइम में वो अपने घूर्णन गति भी 27 दिन के आसपास करता है। इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी से हमेशा दिखता है, दूसरा भाग दिखता नहीं है। मतलब इनकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति चंद्रमा की बराबर है लगभग। चंद्रमा की परिस्थितियाँ में जीवन के अनुकूल नहीं है, और वहाँ पे गड्ढे और पर्वत वगैरह है, गड्ढे बहुत ज़्यादा है। तभी कई बार आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, तो वो गड्ढे ही होते हैं जो इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के द्वारा ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो छोटे छोटे पिंड ग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और वो ग्रहों से ही टूटकर अलग हुए हैं। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सघन रूप में पाए जाते हैं। पट्टी पाई जाती है इसे पूरी। मैंने ऊपर आपको पहले बताया भी था फोटो में। इसके बाद उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना भी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। जो अपन देखते हैं कई बार कि तारा टूटता है रात के टाइम में, वो बेसिकली उल्कापिंड ही होते हैं, जो वायुमंडल में वायु के साथ घर्षण के कारण चमकते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर भी पहुंच जाते हैं, जिससे कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि उल्कापिंड गिरा तो वो धरातल पर गड्ढे बना देता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी को इस तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आपने देखा होगा आकाश में इस तरह तारों का ऐसे बहुत सारी ऐसे सफ़ेद पट्टी सी दिखती है, चमकदार पट्टी। इसमें लाखों तारे होते हैं। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, क्योंकि एक नदी की तरह दिखती है।
मिल्की वे या आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल भी इसी तरह आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसको प्रकाश की एक नदी की वे प्रकाश की एक नदी बह रही है, इस तरह से कहा गया है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। ये तारों और बादलों गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन है। तो ऐसी हमारा सौरमंडल, जिससे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य पर विचार करिए। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो देखिए, ये एक लड़की है, ये पृथ्वी पर है और पृथ्वी फिर सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा में है और आकाशगंगा फिर ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है। तो इस तरह ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। जो इसमें ये हाईलाइट मैंने कर रखा है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो बॉक्स में दे रखे हैं चीज़ें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिए और ये एनसीईआरटी सभी चीज़ों में काम आएगी। जैसे आप सीटेट में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, और इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के टीजीटी पीजीडी एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन, एसएसटी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हाईलाइट करा हुआ है उनको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। क्वेश्चन आंसर भी आपको इसके देखने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, ग्रह और तारे में क्या अंतर? तारे तो जिनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है वो तारा होता है। सूर्य तारा है एक। ग्रह जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती वो ग्रह होता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। सौरमंडल से आपके समझते हैं। सूर्य और उसके ग्रह साथ में 8 ग्रह और उपग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसका मुख्य सूर्य है। ये सौर परिवार भी कहलाता है। इस तरह से आप आंसर कीजिए इनका। ग्रह का क्रम पूछा हुआ इन्होंने, जैसे बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से आप क्रम बता सकते हैं। अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की कंडीशन पाई जाती है। ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है, पानी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए अद्भुत ग्रह है। इसी तरह ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मैंने आपको बताया था। शुक्र है, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। तो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने चाहिए। तो ये पृथ्वी ग्रह किस प्रकार के पथ पर घूमते हैं? तो इनका जो ट्रैक है वो ऐसा दीर्घ वृत्ताकार होता है, अंडाकार भी बोल सकते हो आप। दीर्घ वृत्ताकार बोलना है इसे। ध्रुव तारे की दिशा, किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है और ये उत्तर में ही रहता है, फिक्स स्थायी होता है। और इसको उत्तरी तारा भी बोलते हैं और ध्रुव तारा भी बोलते हैं। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? आपको बताया मैंने, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में शुद्ध ग्रह बहुत ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं, सघन पट्टी के रूप में। इस तरह ये खालिस्तान वगैरह और इस तरह ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आप इनके क्वेश्चन कीजिएगा, ये नोट्स बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।